बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देकर जमहूरियत में शामिल कर ही लिया गया। 30 अरब डॉलर रेमिटेंसेस भेजने वाले पाकिस्तानी अब बैरून मुल्क में रहते हुए पाकिस्तान की सियासत में अपना भरपूर किरदार अदा कर पाएंगे। नौकरियों रोजगार की तलाश में निकले पाकिस्तानी, बैरून मुल्क क्रिकेट मैच हो या पाकिस्तान में आई कोई भी कुदरती आफत, हमेशा जज्बा हुब्बुल वतनी लिए अपने मकामी भाइयों के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। पीटीआई की हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तहरीक के चंद बुनियादी वजूहात में एक नुक्ता समंदर पार पाकिस्तानी भी शामिल है। गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली के इजलास में पास होने वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक इलेक्शन एक्ट दूसरा तरमीमी बिल के जरिए कौमी सियासत में शमूलियत का अंदिया दिया जा चुका है। अब इस बिल के बाद समंदर पार पाकिस्तानी इंटरनेट के जरिए से अपने वोट का हक इस्तेमाल कर पाएंगे। पाकिस्तान में अब तक होने वाले तमाम इंतखाबात में किसी भी ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक नहीं मिल सका, मगर अब कानून पास होने के बाद वोटर की तादाद में इजाफा भी हो चुका है। बैरून मुल्क मौजूद 90 लाख से जायद पाकिस्तानी अब अपने हलकों में अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट कर सकेंगे। ओवरसीज को वोट का हक देने के लिए पीटीआई हुकूमत की मुसलसल जद्दोजहद इसलिए भी थी कि 90% के करीब ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान के वोटर हैं, लेकिन वो तरीकाकार जिसके तहत समंदर पार पाकिस्तानी वोट कास्ट कर पाएंगे क्या होगा अब तक तय नहीं हो सका। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के हवाले से अवाम में मुख्तलिफ आरा जो हैं वो पाई जा रही हैं। कोई कहता है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को मकामी सियासत में वोट का हक नहीं मिलना चाहिए क्योंकि इनको मकामी डायनामिक्स का इल्म नहीं होता। कुछ कहते हैं कि इनके लिए अलग से नशिस्तें बनाई जाएं। कुछ तो ये भी कहते हैं कि अगर वोट डालने का हक है तो इलेक्शन लड़ने का हक भी दिया जाए, ना सिर्फ ये बल्कि वज़ीर आज़म के लिए भी अहल किया जाए। मगर इस सारे मामले पर ओवरसीज क्या सोचते हैं, इस पर भी आज जो है वो प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ आज प्रोग्राम के का हिस्सा होंगे मुख्तलिफ ममालिक में रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कल पास होने वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बिल की। हुकूमत की जानिब से मुश्तरका इजलास में बिल को तो पास करवा लिया गया है, मगर क्या इस बिल के तहत ईवीएम के जरिए इलेक्शन करवाने का तरीका कार जो नाफिजुल अमल हो सकता है? क्या आइंदा इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन मशीन का इस्तेमाल कर पाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से मुताल्लिक कानून की मंजूरी के बावजूद इलेक्शन कमीशन आइंदा आम इंतखाबात में इसके इस्तेमाल से मुताल्लिक कंफ्यूजन का शिकार है। आज पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान भी शरीक हुए। इजलास के दौरान अरकान ने इलेक्शन कमीशन हुकाम से आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से मुताल्लिक सवालात भी किए। ऑपोजिशन रुकन ने असम्बली आलिया कामरा ने सवाल ये उठाया कि बलूचिस्तान में हल्का बंदियां कैसे होंगी? बलूचिस्तान के अवाम मुश्किल से वोट कास्ट कर पाते हैं, जहां इंटरनेट नहीं है वहां ईवीएम मशीन कैसे इस्तेमाल होगी? हुकूमती अरकान पार्लियामेंट ने कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, इलेक्शन कमीशन को बिला ताखीर कानून पर अमल दरामद की तैयारी करनी चाहिए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल आइंदा आम इंतखाबात में होगा या नहीं अभी कुछ कह नहीं सकते। ईवीएम के इस्तेमाल में चैलेंजेस दरपेश हैं। आइंदा आम इंतखाबात में ईवीएम के इस्तेमाल से पहले मशीन की खरीदारी और अमले की ट्रेनिंग समेत 14 मराहिल से गुजरना होगा। ईवीएम के इस्तेमाल से मुतालिक मजीद 3 से 4 पायलट प्रोजेक्ट करना पड़ेंगे। एक पोलिंग स्टेशन पर कितनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें होंगी इसका तखमीना लगाना भी बाकी है। आज के इजलास के बाद बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वोटिंग मशीन के निज़ाम को राइज करना इतना आसान नहीं है जितना पीटीआई की हुकूमत समझ रही है। और सवाल ये भी है कि क्या इस बिल को ऑपोजिशन या इलेक्शन कमीशन अदालत में चैलेंज करे तो ये बिल खत्म हो सकता है या नहीं? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी सबसे पहले कमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। बहुत शुक्रिया कमर साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। कमर साहब, मुझे ये बताएगा कि बिल पास हो गया तो क्या अब इसका ये मतलब समझा जाए कि आइंदा आने वाला इलेक्शन जो है वो ईवीएम के जरिए से होगा, या फिर आपको भी यही लगता है कि ये इतनी आसान चीज़ नहीं है जितना हुकूमत समझ रही है और उतनी प्रैक्टिकल अभी उस तरीके से नहीं है, इंतजामात मौजूद नहीं है हमारे पास? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने बिल्कुल इंट्रोडक्टरी मार्क्स में पूरा हिस्ट्री बयान कर दी। सबसे पहली बात यह है कि उमर हमीद साहब जो इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने भी एक बड़ी साफ सुथरी गुफ्तगू कर दी। इसमें 14 मरहले होने हैं, बहुत से मामला पेश होने हैं, पूरा होमवर्क तैयार करना पड़ेगा। इसमें जैसे कि हमें नजर आ रहा है, ये तो ठीक है कि जो कानून बनाया है पार्लियामेंट ने उस पर अमल दरामद करना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की कानूनी जिम्मेदारी है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी अहम बात मैं ये गुजारिश करूँ आपकी वसातत से कि ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास बेपनाह इख्तियारात हैं और उस इख्तियारात को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वो इख्तियारात आइन ने दिए हैं और वो इख्तियारात है आइन का आर्टिकल 218
जिसमें पूरे इलेक्शन की डेफिनेशन बताई है कि आपने इलेक्शन करवाना है साफ सुथरा, फेयर, ट्रांसपेरेंट, राजदारी, सिक्रेसी, तमाम मामलों को देखना है। इसको आप आगे बढ़े आर्टिकल 222 के साथ। जो हमारे तमाम जो कानून साज के मेंबर हैं उन्होंने आर्टिकल 222 नहीं पढ़ा। आर्टिकल 222 ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो कदम उठाना है जो आइन से मुतसादम ना हो और आइन के आर्टिकल 218 के मुताबिक हो। ठीक है। अब ये आप ये इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना। इलेक्शन कमीशन को तो आइन ने इख्तियार दे दिया है कि वो चीज जो आइन से मुतसादम है उस पर आप अमल दरामद करने के रवादार नहीं हैं। सही है। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुका है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसमें राजदारी नहीं है, इसमें हेरा फेरी है, वोट की खरीदो फरोख्त है, और साथ साथ ये भी कहा है कि सॉफ्टवेयर तब्दील हो सकता है और चिप भी तब्दील हो सकती है। ये इलेक्शन कमीशन का पॉइंट ऑफ व्यू है जो उन्होंने नहीं। तो आपके कहने से जो मुझे समझ आई है कंवर साहब, वो ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो साफ मना कर दे कि वो इस तरीके से इलेक्शन नहीं करवाएंगे ईवीएम के जरिए। हाँ, वो तो इलेक्शन कमीशन उनकी जो है ना पूरा कमीशन बैठेगा, फैसला करेगा आइन क्या कहता है, कानून सारी जो आई है एक्ट उसमें क्या क्या उसमें तरमीमें आई हैं, वो सब चीजों को गौर खोज करेगा। फिर जैसे उमर हमीद ने भी बता दिया कि तमाम मरहले देखने पड़ेंगे। लेकिन एक और बड़ी अहम बात मैं गुजारिश करूँ आपके साथ कि ये जो आपका इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो कदम उठाया है वो उन्होंने बड़े सोच समझ के अपने तमाम एतराज़ात जो हैं 34 एतराज़ात वो हुकूमत पाकिस्तान को भी दिए और सेनेट की क़यामा कमेटी को भी दिए, जिस पर हुकूमत ने उनकी अजाला करने की बजाय उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो अब ये सारे मामले स्टेप बाय स्टेप चले जाएंगे और अगर इसमें लॉजिस्टिक तौर पर अगर तमाम इनकी अजाला हो जाए जो शुको शबात इलेक्शन कमीशन ने पेश किए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बड़े इदारे हैं, गवर्नमेंट के इदारे हैं, वो मिल बैठ के ये कहेगी ना जो भी आपको तहफ़्फ़ुज़ात हम दूर कर देते हैं, तो फिर उसको स्टेप बाय स्टेप आप लेकर चले जाएं। इंडिया ने 25 साल लगाए हैं तो ये कम से कम 1.5 साल में तो नहीं हो सकता, क्योंकि 4 लाख तो आपको आईटी के एक्सपर्ट की ट्रेनिंग है और 13 लाख जो है इलेक्शन कमीशन का अमला है उसकी ट्रेनिंग है। फिर डिलिमिटेशन आ रही है, मरदमशुमारी आ रही है, इलेक्टोरल की अपडेशन हो रही है, चारों सूबे में लोकल गवर्नमेंट का इंतखाब भी होना है। तो इलेक्शन कमीशन ने सारे मरहले देखकर हुकूमत पाकिस्तान को रिपोर्ट पेश करते हैं कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है कंवर साहब, आपने इलेक्शन कमीशन का जो इस्तेहकाक है उस हवाले से तो बता दिया, मुझे जरा थोड़ी इस बारे में भी रहनुमाई फरमाइए कि अगर अपोजिशन जिस तरह की वो कह रही है कि वो बिल के खिलाफ अदालत में जाएंगे और चैलेंज करेंगे, तो क्या वो अगर चली जाए अपोजिशन अदालत में चली जाए तो वहां से भी कोई हल इसका निकल सकता है या फिर वो इसको कैंसिल करा सकते हैं? तो आयशा मैं ये आपको बता देता हूँ, ये इतला है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में अपोजिशन चली जाती है तो वो लाजमी तौर पर इलेक्शन कमीशन पार्टी बनेगा, फरीक बनेगा। और जहां इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो डॉक्यूमेंट पेश करने हैं वो ऐसे चशम कुशा होंगे कि पूरा पंडोरा बॉक्स ही खुल जाएगा। उसमें ये बताएगा इलेक्शन कमीशन कि जनाब इस एक्ट ने हमारे आईनी हकूक पर भी डाका मारा, इन्होंने हमारे इख्तियारात नादरा के हवाले कर दिए हैं जो आइन के 218 की खिलाफ वर्जी है। इसी तरह आर्टिकल 224 में ख्वातीन की नशिस्त के हवाले से हमारे इख्तियारात खत्म कर दिए हैं। और तीसरी बात ये कही जाएगी कि आर्टिकल 222 ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात में तो इजाफा हो सकता है, इख्तियारात कम करने में किसी की जरूरत नहीं है, ये आर्टिकल 222 कहता है। इसलिए कहेंगे जनाब आर्टिकल 222 के तहत हुकूमत ने हमारे इख्तियारात कम कर दिए हैं तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी। जी हाँ, ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इट्स नॉट दैट इजी जितना के समझा जा रहा है। बिल अगर पास हो गया, अभी बहुत से मराहिल बाकी हैं, यकीनन ऑपोजिशन के पास भी अपने तमाम ऑप्शंस जो हैं वो खुले हुए हैं, वो अदालत जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्विकली एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुख्तलिफ ममालिक से ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हमें बिल्कुल इस हवाले से बात करनी है कि वो किस तरह से देख रहे हैं, कितना ज़रूरी था वोट का हक मिलना, और अब वोट का हक मिलने के बाद जो है वो किस किस्म के फ़ायदे उनको हो सकते हैं, या फिर उनकी और अगर कुछ मुतालबात हैं तो वो भी उनसे बात करके हम जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं साथ। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसे ब्रेक पर जाने से पहले हमने जिक्र किया कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिल गया है और ये कल पास होने वाले
बिल है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट तस्वर किया जा रहा है, खासतौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। आपको बता दें कि बैरून मुल्क मौजूद 90 लाख से ज़ायद जो पाकिस्तानी अब अपना हक़ राय दही जो है वो इस्तेमाल कर पाएंगे। हमारे साथ इसी पर गुफ्तगू करने के लिए दुनिया भर से कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूद हैं और उनसे बिल्कुल हम जानेंगे कि वो इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं, बिकॉज हमें भी मालूम है कि ये एक बहुत देरीना मुतालबा था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कि उनको हक़ राय दही के इस्तेमाल का जो है वो मौका दिया जाए। और इमरान खान की गवर्नमेंट जो है उनका भी एक ये मंशूर में शामिल था या उनका एक वादा था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कि वो ये हक़ जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को देंगे। आपको तारुफ में कराती चलूँ जी, अमानत हुसैन महर साहब ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बिजनेसमैन हैं, स्पेन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा सफदर बनाली साहब भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, फ्रांस से हमें ज्वाइन करेंगे। मूसा खान साहब ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, चेयरमैन फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर ग्रीस से हमें ज्वाइन करेंगे। गौर शकील अहमद साहब चेयरमैन PTI बेल्जियम भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मैं जाऊंगी अमानत हुसैन महर साहब के पास, स्पेन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अमानत साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ऑब्वियसली एक दरीना मुतालबा, यकीनन मुबारकबाद देनी चाहिए आपको कि ये एक दरीना मुतालबा है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वो पूरा हो गया है। अब जबकि पूरा हो गया है, आप लोगों को वोट देने का हक मिल गया है इंटरनेट के जरिए, अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना हक राय दही इस्तेमाल कर पाएंगे। कैसे देख रहे हैं आप PTI के इस फैसले को? और चूंकि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मजमूई तौर पर इसको किस तरह से देख रहे हैं। जी अमानत साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच आयशा। आपने ओवरसीज और हमें यहाँ से लिया ताकि स्पेन की तरफ से हम अपना जो मैसेज है वो दे सकें कि हमारे यहाँ पे जो ओवरसीज है वो इसको कैसे देख रहे हैं। सबसे मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा फैसला है PTI की हुकूमत का। और जैसे आपने कहा कि ये इमरान खान साहब ने जो हमें जो वादा किया था, एक उसमें से ये वादा पूरा हुआ और बहुत कम्युनिटी जो है वो इस पे बेहद खुश भी है, बहुत ज्यादा खुश है। और ताकि कम से कम ये इस चीज की फीलिंग आई कि ओवरसीज को भी सोचा जा रहा है, ओवरसीज के लिए भी कुछ ना कुछ किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो है वो मैं ये समझता हूँ कि ये PTI के लिए भी बेहतर है, क्योंकि हम ओवरसीज जो यहाँ पे हैं ज्यादा जो मेजॉरिटीज हैं वो चूंकि PTI की ही जो है वो उसको पसंद करें, या आप कह लें PTI या कह लें कि तब्दीली को, कि जो है वो तब्दीली की तरफ उनका रुझान है। क्योंकि जब भी बात इमरान खान की हो रही होती है तो बेसिकली वो एक चेंजिंग की जो बात हो रही होती है कि हमेशा एक जमात आ रही है दूसरी आ रही है, तो कोई ऐसी नई जो है वो जमात आए जो आके पाकिस्तान को शायद एक डिफरेंट डायरेक्शन दे सके और पाकिस्तान को हालात को बेहतर कर सके। और इसीलिए ओवरसीज जो है वो हमेशा से ही PTI या एक चेंज की जो भी आवाज उठती है उसके साथ ओवरसीज खड़े होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वोट इलेक्शन जो है इसमें ज्यादा जो है वो PTI को खुद फायदा है। हमारा जो है अगर ओवरसीज को कुछ देना चाहते हैं तो ओवरसीज के कुछ और भी इसके साथ जो है उनके अपने मसाइल है। क्योंकि अगर आप वोट का राइट दे रहे हैं तो आपको इलेक्शन का भी राइट देना चाहिए कि कोई भी इलेक्शन में पार्टिसिपेशन अगर करना चाह रहा है तो उसको भी राइट दिया जाए, ना कि ये कहा जाए कि आपके पास नेशनैलिटी है या आपके पास ड्यूल नेशनैलिटी है तो आप जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो जबकि वोट की जब बात कर रहे हैं तो फिर जो है वो उसको आप उधर ही जो है वो अपना वोट, फिर क्या उसका फायदा जब आप उनको पूरी जो है वो उनका राइट्स नहीं दे रहे। तो उसके हवाले से इनको इलेक्शन का भी राइट होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो है जब आप इलेक्शन के होता है, क्योंकि उससे क्या होगा कि जैसे आपने हमारी जो है ओवरसीज जब भी हम इकट्ठे होते हैं तो हमारी एक ही बात होती है जो इश्यूज के कि अगर आप राइट देते हैं तो हमें पार्लियामेंट में भी जो है वो आप राइट्स दें। हमें पार्लियामेंट में अगर आप हमें इलेक्ट करके नहीं लाते तो आप जैसे आपने यानी कि गैर मुस्लिम्स के लिए स्पेशल नशीस्तें रखी हुई हैं, आपने पार्लियामेंट में अपना फीमेल्स की रखी हुई हैं, तो इसी तरह आप ओवरसीज कुछ जो है वो रख दें सीट्स के, कम से कम ओवरसीज जो है अपनी आवाज को अपने ही नुमाइंदों के जरिए आगे पहुंचा सके। ठीक है, हमारा सब साथ ही रहेगा। सफदर बनाली साहब ने ज्वाइन कर लिया है फ्रांस से हमें। सफदर बनाली साहब वेलकम कहेंगे आपको शो में। मुझे ये बताइएगा कि आप और वहाँ फ्रांस में रहने वाले दीगर लोग, बिजनेस कम्युनिटी और जो दीगर लोग हैं जो पाकिस्तानी है, किस तरह से इस फैसले को देख रहे हैं। और एक सवाल मैं इसके साथ और जोड़ना चाहूँगी कि यहाँ पर जो एतराज़ होता है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने पर, लोगों का ये ख्याल है कि शायद आप लोग बाहर रहते हैं, आपको नहीं पता पाकिस्तान के क्या मसाइल हैं, आप लोगों को डायनामिक्स नहीं पता पाकिस्तान की किन मसाइल से दुचार हैं, कौन सी गवर्नमेंट, कौन से हुक्मरान जो हैं वो मसाइल को हल कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि यकीनन आप इसके ऊपर भी कोई रिबटल या रिएक्शन अगर देना चाहें तो ज़रूर दें।
अस्सलाम वालेकुम आयशा, मैं आपका जो है वो सुन रहा हूँ, बल्कि मैंने जो है साबिक सेक्रेटरी जो इलेक्शन कमीशन है उनकी भी मैंने बातें सुनी है और वो बड़ी वजन रखती है अपने अंदर कि ये अभी इब्तदाई मराइल हैं जो कि मेरे ख्याल में जो मुझे नजर आ रहा है ये खत्म हो जाएंगे। पहली बात तो ये है कि जिनके पास गुज़श्ता 70 बरस से ये हक मौजूद है, पहले इनके हालात तो बेहतर करें, इनको रोजगार से तालीम, रिहाइश और जानी माली तहफ़्फ़ुज़ दे। अब बैरून मुल्क मुकीम लोगों को वोट का हक देकर इनको बराबर की ख्वारी की तरफ धकेला जा रहा है। कोई इंसान यानी जितना भी ओवरसीज पाकिस्तानी है वो स्वाय पीटीआई के वर्करों के कोई भी खुश नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ एक बहस छिड़ गई है, एक नए लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे बाहर के ममालिक में। हमें देखिए ना, ये हमारा मुतालबा जरूर था लेकिन ये 33% एक्सेप्ट हुआ है, बाकी जो है यानी हम चाहते हैं कि फिर अगर ये करना है तो फिर हमें इलेक्शन लड़ने की भी इजाजत हो। बल्कि पहले तो ये है कि हमें वैसे ही कौमी असम्बली में अपनी तादाद के लिहाज से नुमाइंदगी दी जाए, जिस तरह के खवातीन को नुमाइंदगी दी गई है पाकिस्तान में, इसी तरह ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी नुमाइंदगी दी जाए। और अगर इलेक्शन लड़ना ही है तो फिर बाहर के ममालिक में या जो यहाँ रहते हैं यूरोप के अंदर या ओवरसीज में रहते हैं, उन हमारे कैंडिडेट भी इधर के होने चाहिए, ना कि दोबारा हम जिनसे हम जान छुड़ा कर आए हैं वही जागीरदार, वडेरे, सरमायादार, चौधरी, उनको दोबारा हमने बाहर रहकर भी फिर भी हम उनके गुलाम, फिर भी हमने उनको ही वोट देने हैं। यानी ये इन्होंने अपने लिए किया है, हमारे लिए नहीं किया, हमारी सहूलत के लिए नहीं किया है, उन्होंने अपने लिए किया है कि हमें ये वोट दें और हम असेंबली के अंदर बैठ के फिर दोबारा उसी तरह ही लूटे, हमारे कंधे पे रख के ये चला रहे हैं। कोई खुश नहीं है बंदा स्वाय पीटीआई के वर्करों के, कोई बंदा नहीं चाहता है, क्योंकि मुझे मालूम है पहले भी एक बार ऐसे ही मुशर्रफ के दौर में आपको पता है वो हुआ था, उन्होंने लिए थे जो है वो वोट लिए थे और असेंबली एम्बेसी में जाकर खुद ही एम्बेसी वाले ठप्पे लगाते रहे हैं। हाँ। ये एक नई जंग छिड़ गई है, लोग कोई भी नहीं चाहे। पहली बात ये है कि ये इमरान खान साहब का, ये वजीर आज़म का ये ख्वाब है कि शायद यानी लोग उनको ही वोट देंगे। देख लिया है हमने डैम के लिए भी पैसे देकर हमें क्या दिया है इन्होंने, पीआईए बंद कर दिया, जलीलो ख्वार हो रहे हैं, पूरे यूरोप में पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है, लोग डेड बॉडी पीछे नहीं भेज रहे, यहाँ लोग दफन कर रहे हैं। कोरोना में कितने लोग ओवरसीज पाकिस्तानी मरे हैं, किसी ने पूछा है? 500 यूरो की टिकट आने जाने की होती थी, आज 1500 यूरो की टिकट है। ये हमारे लिए सहूलियत पैदा कर रहे हैं या हमारे कंधे पे रखकर चला रहे हैं? कतन कोई पाकिस्तानी खुश नहीं है कि हम वोट डालें। वोट यानी दोबारा वही सियासतदान जब यहाँ आए तो हम उनके ब्रीफ केस उठाकर बस वो चलते, यानी फिर उनके नीचे जो है उनके जेरे साया, यानी यहाँ बाहर आकर भी हम उनसे आजाद नहीं हुए, यानी हम आजाद रहना चाहते हैं। हमारे बच्चों को कोई पता ही नहीं है उनको कि वो क्यों वोट देंगे, सवाल ही नहीं पैदा था वो वोट दे पाकिस्तान में। उनको क्या लगे पाकिस्तान में वोट देंगे? कितने, अगर 90 लाख पाकिस्तानी है तो 90,000 क्या यानी 9,000 बंदे भी वोट नहीं डालेंगे। ये इनका ख्वाब है और ये चकनाचूर हो जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। सही है मानस साहब, मैं फिर आपकी तरफ आना चाहूंगी। सफदर बरनाली साहब को तो ये ख्याल है कि बिल्कुल जो है कोई खास खुशी नहीं है, इन्होंने अपने लिए किया है, हमारे लिए नहीं किया। फिर कुछ और ओवरसीज पाकिस्तानी, क्योंकि हमने शो करने से पहले मुख्तलिफ लोगों की आरा पहले भी इकट्ठी करने की कोशिश की, तो बहुत सारे लोगों के और भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं। जिस टैक्सेशन के हवाले से बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम तो जब पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान आकर हमारे फ़ोन जो हैं वो बंद हो जाते हैं, कहते हैं जी टैक्स दें तो वो फ़ोन चलेंगे। आप ऐसे कहते रहते हैं कि रीढ़ की हड्डी है ओवरसीज पाकिस्तानी, हमें यहाँ पर आकर अपना ही फ़ोन इस्तेमाल करने का हक तो हासिल नहीं है। तो मसले तो और भी बहुत सारे हैं मानक साहब। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सफदर बरनाली साहब ने बड़ी सही डिटेल से बात की और उसमें एक चीज जो है ना वो देखें कि इससे सबसे ज्यादा जो फायदा जो बज़ाहिर जो है वो पीटीआई को ही देखा जा रहा है और इस पे सियासत भी हो रही है, क्योंकि अवाम को इस चीज पे भी और हम ओवरसीज को इस चीज पे भी लगाया जा रहा है कि देखें जी नून लीग जो है वो ओवरसीज को राइट देने के हक में नहीं है, पीटीआई आपके लिए आवाज उठा रही है। ये तो बेसिकली जैसे अभी वो कह रही है तो उनके अपने फायदे के लिए है ना, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ओवरसीज जो है वो यहाँ पे ज्यादा पीटीआई, और इसमें कोई शक नहीं कि सबसे ज्यादा जो वोट पीटीआई को दिया वो ओवरसीज, क्योंकि ओवरसीज जो आप एक बता रहे काउंट करें, ओवरसीज के पीछे जो उनका खानदान होता है वो बाहर वालों के ही सिलसिले पे चल रहा होता है।
तो जो बंदा यहाँ से पैसे भी भेज रहे हैं तो उसकी सुनाई भी होती है, और उसको पाकिस्तान में भी वोट उनके जो कास्ट होते हैं उनके कहने पे बहुत सारे जो फैमिलीज हमारे साथ वापस आती मैं आपके पास वापस आऊंगी। मैं शुक्रिया अदा करूंगी सफदर बनाली साहब की, उनकी जगह हमें ज्वाइन करें गौहर शकील अहमद साहब, चेयरमैन पीटीआई बेल्जियम। पीटीआई के लोगों को खुशी है, गौहर साहब ये सफदर बनाली साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि पीटीआई के अपने बहुत सारे मफाद जो हैं वो इस फैसले के साथ जुड़े हुए हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों को उससे कुछ खास फायदा नहीं है, 90 लाख क्या 9,000 जो पाकिस्तानी हैं वो भी वोट नहीं देंगे, इस तरह की कुछ बातें वो करके गए हैं। और यहाँ पर जो पाकिस्तानी हैं या यहाँ पर जो लोग हैं वो इसलिए कंसर्न है कि आप लोग बाहर बैठे हुए, बाहर से आप लोग वोट देंगे, अगर एक हल्के में 400 वोट भी आप लोगों के होते हैं तो वो उस हल्के का फैसला बदल सकते हैं, और आपको कुछ नहीं पता यहाँ की सियासत के हवाले से, क्या कहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके चैनल से हमारी आवाज़ ओवरसीज की सब पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। एक्चुअली बात ऐसे है कि ये जो कहते हैं ना कि ओवरसीज को वोट का हक नहीं देना चाहिए, ये इन लोगों को ये पूछना चाहिए, अगर ओवरसीज को वोट का हक नहीं देना चाहिए तो ओवरसीज का और पाकिस्तानियों को लूटा हुआ पैसा लेके ये जब आके इधर ओवरसीज में जायदादें ये बनाते हैं तो इनको किसने हक दिया हुआ है? ये ओवरसीज से एक्चुअली इनके वोट से इसलिए डरते हैं क्योंकि ओवरसीज इनकी जो असल हकीकत है, जो इनके असल चेहरा है, मैं टू यूज दिस वर्ड, इनकी जो असल औकात है ना उसको ओवरसीज जानते हैं। वो इनको यहाँ पे देखते हैं कि वहां पे ये पाकिस्तानी अवाम का लूट मार का पैसा सारा ला के यहाँ पर ये लोग, इनकी औलादें जो हैं यहाँ पर अय्याशियां कर रही हैं। जो ओवरसीज यहाँ पे मेहनत करते हैं वो भी उस लेवल पे जाकर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते जो कि वो लोग हमारी आवाम का पैसा लूट के यहाँ पे लाए हुए हैं। इसलिए ये ओवरसीज को वोट का हक नहीं देना चाहते। हम इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ओवरसीज को वोट का हक दिलाया, उन्होंने जो अपने वादे किए थे वो पूरे कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करेगा। और ये जो महंगाई का कह रहे हैं ना, महंगाई बहुत हो रही है, महंगाई जो है पूरी दुनिया में महंगाई जो है बहुत ज्यादा है। ये कोरोना की वजह से, ट्रांसपोर्ट मैटर्स की वजह से पूरी दुनिया में, यहाँ पे जो पेट्रोल है हम 1 यूरो का खरीदते तो अभी वो तकरीबन 2.25 यूरो का है, और बाकी भी जो घर की चीजें पूरी दुनिया में जो है ना ये महंगाई का बहरान आया हुआ है। और इंशाल्लाह ये उम्मीद की जाती है कि मार्च तक, फरवरी या मार्च तक बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। और इंशाल्लाह पाकिस्तान में इस वक्त मुश्किल है महंगाई की वजह से, लेकिन पाकिस्तानी कौम को थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान फिर पाकिस्तानी जरूर तरक्की करेगा इंशाल्लाह। सही है, सही है। मूसा खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी, ग्रीस से, चेयरमैन फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर। मूसा खान साहब, ये आप बात सुन रहे होंगे गौहर शकील अहमद साहब की। एक एतराज़ ये भी आता है कि आप लोग जो कहते हैं कि जी आप अपना किरदार अदा करेंगे पाकिस्तानी सियासत में, वोट का हक आपको मिल जाए, और अब मिल भी गया है, तो आप लोग तो खुद ही नहीं रहना चाहते पाकिस्तान के अंदर, तो आप लोगों को क्या लेना देना पाकिस्तान की सियासत से? ये भी एक एतराज़ है, क्योंकि अच्छा है कि जो एतराज़ात उठ रहे हैं इस हवाले से वो भी एड्रेस हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने का हुक्म दिया, और मैं अपने तमाम दोस्तों के जो पैनल में मेरे साथ हैं उनको बहुत मशहूर हूँ। सबसे पहले तो गुजारिश ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी सबसे ज्यादा ही आपकी सियासत में और मुल्क चलाने में सबसे ज्यादा किरदार ही ओवरसीज अदा करें। जैसे कि आपको मालूम है कि इस वक्त तक ओवरसीज ऐसे हैं जो ज़र मुबादला भेज रहे हैं तो हमारा मुल्क चल रहा है। अगर वो अपना किरदार अदा करना आज से बंद कर दे तो मेरे ख्याल में 6 महीने भी नहीं हम निकालेंगे, हमारा मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। तो ये ओवरसीज हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई हुई है और वो अपना किरदार अदा करें। अभी आपने सिर्फ वोट का हक दिया, वोट जब इस्तेमाल करेंगे तो पता चलेगा कि ओवरसीज है वो लोकल सियासत में लोकल सियासतदानों से ज्यादा अपना किरदार अदा इंशाल्लाह करेंगे। और हम जो है ओवरसीज अपने पाकिस्तान के हर वक्त साथ हैं, और पाकिस्तान की हर किस्म की जो है वो अपना किरदार अदा करने के लिए हर पाकिस्तानी, चाहे वो किसी पार्टी से तल्लुक रखता है, पार्टी से बालातर होकर पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान के साथ है। हमारा दिल जो है वो पाकिस्तान के साथ धड़कता है। सही। अच्छा मूसा साहब, अभी अमानत साहब से भी हमारी बात हो रही थी और उन्होंने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी जोर दिया कि अगर वोटिंग का हक अगर दिया जाए तो फिर साथ साथ कुछ रिजर्व सीट्स भी होनी चाहिए, फिर सियासत का हक भी होना चाहिए, और फिर जो एक एतराज़ है वो ये कि फिर इस तरह से मुतालबात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते ही चले जाएंगे। इस पर क्या राय है आपकी? मैडम, इसमें मेरी जो गुजारिश है वो अमानत साहब से मुख्तलिफ नहीं है। तकरीबन मैं भी उससे एग्री करता हूँ कि जब हमें वोटिंग का हक दिया जाए तो सीटें तो हमारी रिजर्व होनी चाहिए।
ये तो एक दूसरी धांधली शुरू हो जाएगी अगर आप हमारी सीटें रिजर्व नहीं करेंगे। तो अगर लोकल सियासत में आप देखें तो एक हल्के में अगर वोटिंग कास्ट होती है और दूसरे दिन वोटिंग वो पहुंचेगी तो कहेंगे कि 50,000 वोट जो ग्रीस से आ गई, 40,000 वोट स्पेन से पीटीआई की आ गई या पीएलएमएन की आ गई, तो वो उसी वक्त पासा पलट गया। तो अगर हमें सीटें हमारी रिजर्व होंगी तो लोकल उसी वक्त काउंटिंग करके तो पता चल जाएगा कि स्पेन में बार्सिलोना में फलां बंदा जीत गया है पीएलएमएन का, या एथेंस में फलां बंदा पीटीआई का जीत गया है या पीपल्स पार्टी का जीत गया। अगर ये सीटें रिजर्व होंगी तो उसी वक्त फैसला हो जाएगा कि ग्रीस में कौन जीता है या स्पेन में कौन जीता है या यूके में कौन जीता है। अच्छा, सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मूसा खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साहब, अभी तो हुकूमत ने बिल पास किया, वोट का तरीकाकार क्या होगा, वोटर के हल्के किस तरीके से जो है वो होंगे, ये तय होना अभी बाकी है। आप ओवरसीज हैं, कोई राय आपकी तरफ से भी यकीनन हो सकती है कि हुकूमत को किस तरह का लाइहा अमल जो है वो इख्तियार करना चाहिए जिस पर कोई एतराज़ात भी ना उठें और वो सेफ एंड सिक्योर हो। बिल्कुल आयशा, मैं लेकिन एक चीज जो है ना, आप वो जो ओवरसीज की जब आप बात कर रहे थे कि ओवरसीज का इलेक्शन का या उनको पता नहीं है सियासत का, बात यह है कि देखें हम ओवरसीज हैं कौन बेसिकली, क्योंकि हम जो है वो बेसिकली इस पाकिस्तान का ही हिस्सा है। हमारे अंदर भी जो है वो पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान में कोई जल्जला आता है तो सबसे पहले ओवरसीज आगे खड़े होते हैं। पाकिस्तान में कोई मुसीबत होती है तो सबसे पहले ओवरसीज आगे आते हैं। जब भी फंडिंग की बात होती है, इवन ओवरसीज इस बात पे भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर कर्जा उतारो मुहिम भी चलेगी तो सबसे पहले जो है ओवरसीज आगे आएंगे और अपने मुल्क के कर्जे के लिए भी अगर उन्हें फंडिंग करनी पड़े तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे और हमारे भी जिम्मे लगाएंगे तो इंशाल्लाह हम भी पीछे नहीं रहेंगे। बात यह है कि ओवरसीज जो है उनका दिल ज्यादा धड़कता है वहां पे लोकल जो पाकिस्तान में रहने वाला बंदा है, क्योंकि ओवरसीज जो है वो पाकिस्तान के हालात को भी देख रहा होता है और वो यहाँ की एक जो पाक साफ सियासत है, एक अच्छा माहौल, पॉजिटिव माहौल होता है जहाँ पे जो बंदा जिस चीज के लिए सिलेक्ट होता है उसको उसी के लिए जो इलेक्ट होता है यहाँ पे उस जिसके लिए चुना जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे एमपी एमएनए देख ले, रोडें बनाना, गलियां बनाना उनके काम थोड़े ही है। अभी उनका जो है वो है तंजीम साजी का है, कानून पास करवाना है, ये काम है बल्दिया के, ये काम है लोकल बॉडी के। जबकि पीटीआई ने सबसे पहले ये नारा लगाया कि हम आएंगे तो दिनों में हम लोकल बॉडी ले आएंगे, बॉडी आएगी। लोकल बॉडी हमारी बनी नहीं, लोकल बॉडी के काम है ये करने वाले। तो ओवरसीज जो है ये सारी चीजें वो जो चीजें पाकिस्तान में देखी हैं प्लस इधर के लोकल निजाम को भी देखते हैं और वो इस चीज को ज्यादा बेहतर और ज्यादा शफाफ बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छे माहौल को भी देखा हुआ है, पाकिस्तान के भी अच्छे माहौल को और यहाँ के भी दोनों माहौल को देख के एक्सपोजर है, उनके पास एक्सपोजर है, बाहर भी उन्होंने चीजों को देखा हुआ, यहाँ पर भी वो बेहतरी सोच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अमानत हुसैन मेहर साहब स्पेन से, मूसा खान साहब ग्रीस से, सफदर बनाल साहब फ्रांस से और गौहर शकील अहमद साहब बेल्जियम से हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। क्विकली एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं साथ में। वेलकम बैक। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद रिजवी को कोट लखपत जेल से रिहाई मिल गई है। हुकूमत और तहरीक-ए-लब्बैक के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे के बाद टीएलपी वाहिद जमात है सियासी धारे में शामिल होने जा रही है। जो अलामा साद रिजवी को पहली बार अप्रैल 2021 के वक्त में कुछ रोज के लिए नजरबंद किया गया था, नाम 4th शेड्यूल में भी शामिल किया गया। हुकूमत और टीएलपी के दरमियान मुज़ाकरात के मुतादिद सेशंस हुए, बिलाखिर 6ठी दफा मुज़ाकरात के दरमियान मुआहदा तय पा गया, जिसके तहत दोनों जानिब से मुआहदे की पासदारी का सिलसिला शुरू हुआ। हुकूमत की जानिब से कारकुनान को रिहा किया गया, 4th शेड्यूल से नाम निकाले गए, कलअदम का लफ्ज़ हटाया गया और आज साद रिजवी को रिहाई भी मिल गई। टीएलपी की जानिब से मुआहदे के बाद कारकुनान ने धरना खत्म किया, सियासी धारे में शामिल होने की यकीन दहानी करवाई गई। अब टीएलपी कौमी सियासी धारे में शामिल होने जा रही है, मगर इस सारे अमल में एक बात वाज़ेह तौर पर नजर आई कि सारे मामले पर हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है। अब मुआहदे के मुताबिक टीएलपी को मजीद किन किन पॉइंट्स पर अमल करना होगा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी साहिबजादा हामिद रजा साहब, चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी हैं और मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया साहिबजादा हामिद रजा साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। साथ रिजवी साहब की रिहाई आज की एक बड़ी अपडेट, रिहा हो गए हैं, हुकूमत की जानिब से किए गए वादे जो है वो पूरे हो चुके हैं। अब तहरीक-ए-लब्बैक की बारी है कि वो मुआहदे की निकात पर अमल दरामद करके दिखाए। तो यहाँ इस तरह से अमल करने के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि आप मुज़ाकराती कमेटी में थे, मुआहदा किसी के सामने नहीं आया, तो कुछ आप रहनुमाई फरमा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका।
जी देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो गुज़श्ता 6 माह पहले अराउंड 6 मंथ्स अगो जो जेल में मुज़ाकरात उस वक़्त हमने किए थे, उस वक़्त भी यही मुआहदा ही मुकम्मल हुआ था जो इस वक़्त हुआ। लेकिन मुआहदे के ऊपर मिन्नोअन अमल नहीं किया गया, जिसकी वजह से डेडलॉक पैदा हुआ और 6 माह के बाद दोबारा ये सर्टेन सिचुएशन डेवलप हुई जो अराउंड 15 डेज अगो थी हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर। और अब यकीनी तौर के ऊपर मुआहदे के हवाले से हुकूमत ने जो अपनी कमिटमेंट्स थी वो काफ़ी हद तक, यानी मैं कह सकता हूँ कि 90% तकरीबन मुकम्मल कर दी हैं। उसमें बहुत सारे अफराद को रिहा भी कर दिया गया है, बहुत सारे अफराद के नाम शेड्यूल 4 में से निकाल दिए गए हैं। इसी तरीके से साद रिजवी साहब को भी रिहा कर दिया गया है और तरीके लब्बैक ने भी उस मुआहदे के नतीजे में जो कमिटमेंट की थी कि वो वजीराबाद से जामा मस्जिद रहमत लिल आलमीन वापस आ जाएंगे, वो वहाँ से वापस आ गए हैं। उन्होंने अपना प्रोटेस्ट खत्म कर दिया है और इसी तरीके से अब जो अगली मैं समझता हूँ कि ज्यादा बर्डन होगा वो इस वक्त उस मुआहदे के तहत जो चीजें तय की गई हैं उसमें अब तहरीक लब्बैक की बारी है। चूंकि तहरीक लब्बैक की क़यादत ने और इनकी शुरा ने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की सरबराही में इस बात की गारंटी करवाई है कि आइंदा से तहरीक लब्बैक किसी किस्म का वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं करेगी एंड दे विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट कि वो किसी सेट इन से या किसी लिथल किस्म के जो लॉन्ग मार्च है उससे अवॉइड करेंगे। तो कौमी दायरे में उन्हें मौका दिया गया है कि वो दोबारा शामिल हों। मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी खुशाइन बात है और ये पाकिस्तान का अहले सुन्नत बरेलवी सेगमेंट जो है मेजॉरिटी तबका फिक्र है, हमेशा नॉन वायलेंट रहा है। इस मरतबा कुछ ऐसे मामलात हो गए तो अब अगर वो इस मुआहदे पर कायम रहते हैं और इसकी शराइत पर मिन्नो अमल करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इन फ्यूचर देयर विल बी एनी सीरियस प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान से भी हमने बात करने की कोशिश की लेकिन वो अभी लाइन पर नहीं आ पा रहे हैं। साद रिजवी साहब रिहा हो गए हैं, साजिदा हामिद रजा साहब। अब मुआहिदा जो है जिसके बारे में फोर्सी किया जा रहा था कि शायद उसके कुछ निकात सामने आ सके या पता चल सके, ऑपोजिशन की तरफ से भी कहा गया कि वो सामने आना चाहिए, तो वो कब सामने आएगा? मेरा ख्याल है इन अनदर वीक्स टाइम वो जो है मंजर-ए-आम पे आ जाएगा और अब मेरा ख्याल है शायद मुआहदे के मंजर-ए-आम पर आने की कोई ज्यादा जरूरत भी बाकी ना रहे। लेकिन 2-3 चीजों में इबहाम था। एक तो कुछ शेड्यूल 4 के मामला थे जिनके ऊपर इबहाम था। सेकेंडली साद रिजवी साहब की रिहाई के मैकेनिज्म के ऊपर इबहाम था। जहां तक फ्रेंच एम्बेसडर का ताल्लुक था या फ्रांसीसी एम्बेसी का ताल्लुक था, वो मामला गुज़श्ता 6 माह पहले ही सेटल हो चुका था और इस मरतबा चंद लोगों ने मैं नहीं जानता उसकी क्या वजूहात हैं कि उसको हुकूमती सतह पर भी जानबूझ के फ्रांसीसी सफीर के मामले को आगे रखा गया चंद वज़रा की तरफ से और फिर इसी तरीके से TLP के भी चंद लोगों की तरफ से वो फ्रांसीसी सफीर के मामले को मुतनाज़ा करने की कोशिश की। हालांकि एज पर कमिटमेंट एंड एज पर द एग्रीमेंट तहरीक लब्बैक ने जो जेल के अंदर मुआहदा किया था और उससे पहले भी जब इन्होंने मुआहदा किया था तो उसके तहत ये था कि हुकूमत फ्रेंच एम्बेसडर की जो करारदाद है वो कौमी असेंबली के अंदर पेश कर देगी। तो वो हुकूमत ने उसी वक्त एज पर कमिटमेंट पेश कर दी थी। फ्रांसीसी सफीर के मुल्क बदर करने से के मामले पर तहरीक लब्बैक उस वक्त ही दस्तबरदार हो चुकी थी, लेकिन इस मरतबा मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा सोशल मीडिया हाइप क्रिएट हो गई और लोगों के ज़हन में ये आ गया कि शायद मेन इशू जो है वो फ्रांसीसी सफीर का बेदखल करना है, हालांकि वो इशू नहीं था। अच्छा, ठीक है। साहिबजादा हामिद रजा साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या इस तरीके से रिलीजियस पार्टी को सियासी धारे में जो शामिल करने की कोशिश हो रही है, आप देख रहे हैं कि इसकी वजह से कुछ मसाइल दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को हो सकते हैं क्या, या बड़ा स्मूथ रहेगा ये प्रोसीजर? मेरा देखें, अगर आप पॉलिटिकली बात करें तो ऑब्वियसली जो भी कोई पार्टी आती है उसके साथ मसाइल तो आते हैं। मैं आपको इसकी एक रिलीजियस पार्टीज की सिंपल एग्जांपल कोट करता हूं कि बैक इन 70s जिस वक्त मुस्लिम लीग पाकिस्तान के अंदर वजूद नहीं रखती थी पार्लियामेंट के अंदर, तो जमीयत उलमा पाकिस्तान थी जिसके सरबराह अल्लामा शाह मंदुरानी रहमतुल्लाह तआला अलैह थे और वो दैट वाज द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इन द नेशनल असेंबली दैट टाइम अगेंस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इसी तरीके से उसके बाद JUI आई, उसके बाद जमात इस्लामी आई, उसी तरीके से उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आई। एक मौके के ऊपर पंजाब के अंदर मरकजी जमीयत उलमा पाकिस्तान के भी 21 के करीब MPs थे। तो मैं नहीं समझता कि इसके हाँ
पॉलिटिकल पार्टीज को ये जरूर डेंट पहुंचने का खदशा मौजूद है कि जाहिर है उनका वोट बैंक मुतासर हो सकता है। तो इस हवाले से तो मकसद है यकीनन उनके जहन में खदशात मौजूद होंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि इनके निज़ाम में आने से, पॉलिटिकल सेटअप में आने से एज सच को पॉलिटिकल सिस्टम को खतरा है, तो वो मैं समझता हूँ कि ये खुश आइंद चीज है कि आपने उन्हें एक वायलेंट तहरीक बनने से रोक लिया है और वो दोबारा एक पॉलिटिकल दायरे में आ गए हैं। तो ये तो हर मुआशरे में, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि वर्ल्ड वाइड जिस भी मुआशरे में इस तरीके से तहरीकें जो हैं वो सियासी रूप इख्तियार करती हैं, तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट इस सोसाइटी के ऊपर आते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। साहिबजादा हामिद रजा साहब, चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह।